नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 है और ये हमारा पार्ट 8 वीडियो होगा। तो आज का टॉपिक है रेड डाटा बुक। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं हम लोग रेड डाटा बुक। दोस्तों, इसमें हमें क्या जानती है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि रेड डाटा बुक जो है संकटग्रस्त पादपों के लिए एक लिस्ट तैयार किया गया, यानी कि एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो आपने क्या सुना कि संकटग्रस्त जो पादप होते हैं, मतलब जो विलुप्त पर हैं, जो खत्म हो रहे हैं, वैसे पादपों के लिए एक बुक तैयार किया गया, जिसे रेड डाटा बुक जो है कहा जाता है। यह लिस्ट इंडिया में सर्वप्रथम 1970 में BSI और FRI के द्वारा तैयार किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडिया में रेड डाटा बुक को कब तैयार किया गया। तो 1970 में तैयार किया गया। किसने तैयार किया? तो BSI और FRI ने। BSI का मतलब होता है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटनिकल सर्वे ऑफ क्या? इंडिया दोस्तों। और FRI का मतलब होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब वनस्पति सर्च संस्था। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखेंगे कि जो साधारण पौधे होते हैं, जो असाधारण पौधे होते हैं, असाधारण लगा लेंगे आप, असाधारण पौधों के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया। इसी बीच क्या किया गया? असाधारण पौधों के लिए ग्रीन बुक। तो असाधारण पौधों के लिए कौन से बुक तैयार किए गए? तो ग्रीन बुक तैयार किए गए। कौन बुक? ग्रीन बुक। तो आपने क्या देखा कि रेड डाटा बुक क्या है दोस्तों? संकटग्रस्त पादपों के लिए एक लिस्ट तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। यह लिस्ट इंडिया में सर्वप्रथम 1970 में स्टार्ट किया गया और BSI और FRI के द्वारा। और दोस्तों ये FRIR जो है ना, FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देहरादून में है दोस्तों। कहाँ है? देहरादून में। ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देहरादून में है। अब दोस्तों आप याद रखेंगे कि मतलब आपका है क्या कि संकटग्रस्त पादपों संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य करी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संघ है। तो पूछेगा आपको संकटग्रस्त प्रजातियों संरक्षण के एवं संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण है। तो हमने आपको क्या बताया दोस्तों कि आपका है क्या संकटग्रस्त प्रजातियों के में संरक्षण के और संवर्धन की दिशा में कार्य कर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है। इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इसके अलावा दोस्तों इसको अब है क्या कि इसे अब विश्व संरक्षण संघ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए दोस्तों है क्या कि कैमरून में बेंगारो जनजाति के जो लोग हैं वो स्वयं शिकार करने के बदले शेरों द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोल देते हैं। मतलब जैसे है क्या, देखिए मतलब जंगल में क्या रहेगा? शेर। और शेर जब शिकार पर धब्बा, शेर जो है शिकार पकड़ेगा, तो इसी शिकार से जो किया है, इस पर जो कैमरून जनजाति है यहाँ पर धावा बोल देंगे। अब शेर क्या होगा? भूखे उसको भागना पड़ जाएगा, नहीं तो ये शेर को ही मार देंगे। तो इस तरह शेरों की संख्या क्या हो रही है? घटती जा रही है, यानी कम होती जा रही है। और इस प्रकार शिकार को हम लोग क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहते हैं। यही बात आपकी इंपॉर्टेंट है। क्लेप्टोपैरासाइटिज्म किसे कहते हैं? तो बताया क्या कि कैमरून के बेगोरो जनजाति के जो लोग हैं वो स्वयं शिकार करने के बदले शेरों द्वारा किए गए शिकार पर धब्बा बोल देते हैं। और जिससे शेरों की संख्या में क्या कमी आ रही है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे कि बाघ परियोजना कब स्टार्ट किया गया। तो बाघ परियोजना जो है 1973 में स्टार्ट गई। शेरों को बताने के लिए बाघ परियोजना जो है कब स्टार्ट किया गया, बाघ परियोजना कब स्टार्ट किया गया?
तो आप याद रखेंगे 1973 में। कब दोस्तों? 1973 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, 1973 में स्टार्ट किए गए। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 1973 में। तो बाघ परियोजना कब शुरू हुई? 1973 में। इसमें स्टार्टिंग में सफलता मिला, ठीक है, और आपका सफलता क्या, 1985 में 402 बाघ थे, और 1989 में जाकर आपका दोस्तों 4334 हो गए। चलिए आप दोस्तों आगे हम देखते हैं। अब ये भी है, ये क्या आप जानते हैं, मैंने बता ही दिया दोस्तों। बाघ वाला मैं फिर से आपको बात बताता हूँ कि बाघ वाला बात मैंने कब बताया कि बाघ जो परियोजना कब स्टार्ट हुआ? 1973 में। कब? 1973 में। और स्टार्टिंग दौर में, शुरुआती दौर में बाघों की संख्या 1985 में, 1985 में कितनी थी? तो 4,002 था। लेकिन आपका 1989 में ये बढ़कर कितना हो गया? 4334 हो गया। लेकिन फिर बाद में आगे चलकर दोस्तों घटने लगा, और 1993 में जाकर इनकी संख्या कम हो गई। कितनी हो गई? 3600 हो गई। कितनी हो गई? 3600 हो गई। इसी के लिए दोस्तों है क्या, बाघ परियोजना को ज़्यादा और ज़्यादा मतलब गंभीरता से लिया गया। अब दोस्तों चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन बात करें तो उत्तर प्रदेश के गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में, कब? 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1972 में। किनके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। किन जनजातियों के द्वारा? अनपढ़ जनजातियों के द्वारा। फिर आपका दोस्तों है क्या कि ये कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। फिर लोग ठेकेदार और कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधे के काटते देख उन्होंने बचाने के लिए आगोश पौधा घर के कर इसकी रक्षा करते थे। आगोश में पौधा को घरों क्या कर रक्षा करते थे, और इसे कई देशों को स्वीकार किया गया, और इस तरह कई देशों ने इसे आपको है क्या पेड़ों को बचाया, ठीक है, और इनको सहारा दिया। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं, ये बात में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बीपीएससी वगैरह के लिए भी, और प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो मैंने आपको वैसे ही टर्म को लिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों पादप जंतु और खनिजों से तैयार किए जाते हैं। मतलब जो भी आयुर्वेदिक दवा होती है और जो यूनानी दवाइयाँ होती है, मतलब ग्रीक की दवाई होती है, वो पादप और किससे बनता है? पादप जंतु और खनिज से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। मतलब पेड़ पौधे से, फिर जंतुओं से और खनिजों से ही आयुर्वेद की और यूनानी दवाई दोनों बनती हैं। आयुर्वेद के जनक चरक ने, मतलब आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? तो चरक को माना जाता है, ने हजारों वर्ष पूर्व पादप और जंतु और खनिजों के उपयोग से रोगों का उपचार किया करते थे। तो एक चरक जो है आपके आयुर्वेद के जनक थे, ठीक है। इन्होंने हजारों वर्ष पहले पादप, जंतु और खनिज के उपयोग से ही वो लोग क्या करते हैं? रोगों का उपचार कर देते थे। फिर आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है। आयुर्वेद क्या है? भारतीय इलाज पद्धति है। तो भारतीय इलाज पद्धति क्या है दोस्तों? आयुर्वेद है, लेकिन हम लोग इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। और विश्व का प्राचीन पद्धतियों में से क्या है? ये एक है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27%। कितना था? 19.27% था। फिर वन विस्तार रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में था। फिर बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है? तो बिहार में दोस्तों 20% है। बिहार में कितना है? 20% है। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासियों के जिलों में कुल वनों का क्षेत्र कितना है? तो 60.11% है। कितना है? 60.11% है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आप याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्तार है। अब वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से कितने भागों में वनों को बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब तो 1951 से 80 के दशक में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर भूमि का कृषि क्षेत्र परिवर्तित किया गया? तो आपका दोस्तों 26,000
200 वर्ग किलोमीटर। कितना? 26,226 के यानी कि दोस्तों 200 वर्ग किलोमीटर। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षणों से है। फिर आपका है क्या, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो दोस्तों 4 अरब हेक्टेयर। कितना था? 4 अरब हेक्टेयर। कितना भूमि का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर था। इसके अलावा इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? दोस्तों घड़ियाल। घड़ियाल दोस्तों सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। तो कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, घड़ियाल पाया जाता है। कौन पाया जाता है? घड़ियाल पाया जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो मयूर है। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मयूर पक्षी है दोस्तों। कौन पक्षी है? मयूर पक्षी है। अब मैग्रोव्स जो है सबसे अधिक कहाँ विस्तार है दोस्तों? सुंदरवन में है। कहाँ है? सुंदरवन में है। टेक्सोल का उपयोग जो है किसमें करते हैं? तो कैंसर के इलाज में करते हैं। चरक का संबंध किसे दोस्तों? भारत के एक क्या थे? आर्यवैद्य थे। ठीक है, भारत के क्या थे दोस्तों? आर्यवैद्य थे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया पीछे के वीडियो में। अब दोस्तों ये है कुछ अभयारण्य। क्या है? अभयारण्य। और ये अभयारण्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही 2023 के एग्ज़ाम में इस अभयारण्य के दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि काजीरंगा अभयारण्य जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में है दोस्तों। काजीरंगा देखिए पहला ही क्वेश्चन है काजीरंगा, ये 2023 का है दोस्तों। VBI लगा लीजिएगा, पूछा हुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। कहाँ बा हो? असम में। फिर एक दोस्तों और पूछा गया था, जिसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा बांध कौन सा है? लंबा बांध जो है कौन सा है? बांध। तो बांध वाली बात मैंने आपको बताया था, तो हीराकुंड है। क्या है? हीराकुंड था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड। अब भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ये भी पूछा गया था, भारतीय वन्य जीव का बोर्ड गठन कब? 1952 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, इसमें से एक सवाल जरूर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और इसमें एग्जाम में भी। अब दोस्तों आगे देखो आप ना, अब एक और आपसा पूछा गया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट जो है आपका कहाँ है? तो देखिए ये कॉर्बेट दिख रहा है दोस्तों, सिर्फ कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मिल रहा है आपको, पहला वाला। ये कहाँ है? उत्तराखंड। तो आपकी 1 से 5 तक ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 से 5 जो है अभ्यारण्य याद कर लेंगे, क्योंकि 2 बार 2023 में ये भी पूछ गया कि जिम शब्द यहाँ से हटा दिया था। राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो उत्तराखंड में। इसके आगे जिम शब्द लगा दिया था। इसके अलावा इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों का भी आप लिखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए और अपने एग्जाम के लिए भी। किरंथभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों राजस्थान में है। घना पक्षी विहार भरतपुर, ये सब राजस्थान में है। फिर दोस्तों काबला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। परिकुलमलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है। फिर बोरीवली कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। फिर गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? गुजरात। गिरी राष्ट्रीय उद्यान रोहिला राष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश। जलपदापरा पश्चिम बंगाल। ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य कायमेगा इसको कहते हैं। कायमेगा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर मयूरगंज कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट जो है आपके प्रश्न थे। इसके अलावा दोस्तों आप जो है मैं 3 प्रश्न जो बोला उससे भी आप याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध। तो दोस्तों सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप याद रखेंगे हीराकुंडा बांध है। कौन बांध है? हीराकुंड बांध है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। इसके अलावा दोस्तों
भारतीय वन्य जीव, दूसरा प्रश्न, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आप याद रखेंगे कि भारतीय वन्य जीव, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है कब हुआ? तो 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में। कब हुआ? 1952 में हुआ। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ। एक और प्रश्न पूछे देखेंगे जो 2023 में ही पूछा गया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? तो असम में। काजीरंगा दोस्तों कहाँ है? काजीरंगा, ये आपको बताया भी उस समय भी, काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। फिर आपको एक और बताया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट, दोनों को ऐसे ही पूछा 2023 में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? तो आपको पता है कोयला क्या है? अनवीकरणीय है, एक बार खत्म है दोबारा नहीं आएगा। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का है? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। और सौर ऊर्जा दोस्तों क्या है? सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा जो है आपके नवीकरणीय संसाधन है या पुनः प्रतियोगी संसाधन, मतलब कि किसी दोबारा आप प्राप्त कर सकते हैं। आप ऊर्जा क्षेत्र में आपको बताते हैं दोस्तों 20 नॉटिकल मील के अंदर होता है। और डाकू और अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है दोस्तों? संसाधन के विदोहन से। किसे है? संसाधन के विदोहन से है। और काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है। क्या है? रेगुर मिट्टी। मरुस्थलीय मृदा विस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है।